तो चिराग पासवान का हमने जिक्र किया पंकज जी, चिराग पासवान पे मुद्दे पर अब आ जाते हैं। क्या कंफ्यूजन है, मतलब कि हर दिन उनको लेकर एक नया अपडेट आता है। कभी कोई कहता है कि बातचीत फाइनल हो गई है, हाजीपुर को लेकर वो तैयार थे। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जमुई छोड़ने को वो तैयार हो गए थे, तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से उनकी जो खटपट चलती है वो बन जाएगी इसी बहाने, मगर चीज़ें अभी भी समतल होती, साफ होती नज़र नहीं आ रही। कहाँ फंसी है बातचीत? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल आप पहले मुकेश साहनी के बारे में और भी कुछ बता दूं। मुकेश साहनी दोनों सिचुएशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उनको लग रहा है अगर चिराग से बात नहीं बनती है तो उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, उनको ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर चिराग से बात नहीं बनती है तो उनको ज्यादा सीट मिलना तय है और उनका ज्यादा वेलकम एनडीए में होगा। और दूसरी तरफ वो चिराग के साथ मिलकर के भी एक जॉइंट फोर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सौरभ पांडे के साथ उनका घूमना इस बात का परिचायक है, लेकिन मुझे अंदर खाने पता है कि कई बार वो चिराग पासवान को भी लताड़ चुके हैं, उनके खिलाफ भी जहर उगल चुके हैं। चिराग पासवान की पर्सनल लाइकिंग उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में यह समझना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। चिराग पासवान का भाषण जो कल था वो क्या कह रहा था? दरअसल चिराग पासवान कल कहीं भी राम के हनुमान नजर नहीं आए। वो बार बार कह रहे थे कि मेरा गठबंधन यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों से गठबंधन का क्या मतलब है? कि वो अभी भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने तमाम विकल्प खोले रखे हैं। जबकि चिराग पासवान की महत्ता को लेकर के अगर समझा जाए, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक हैसियत बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, अगर उनकी महत्ता को समझा जाए तो बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसमें वो तीसरे इंपॉर्टेंट एलाई है। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 जेडीयू, नंबर 3 चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी सीरियस है और मेरी जानकारी में 4 सीटें तो पक्की उनको दे दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि 5वें पे भी अड़े तो उनको मिल जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 5 सीट उनको देने की बात हो चुकी है लगभग, क्योंकि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी, हमने अपने वीडियो में बताया भी था, फिर भी कल चिराग पासवान इस तरह की बात क्यों कर रहे थे? वो ऐसा लग रहा था जैसे जेडीयू के खिलाफ वो जहर उगल रहे। उनका भाषण ऐसा आ रहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यहां बिहार को सबने लूटा है, सबने लूटा है। देखिए, लूट खसोट का आरोप तो नीतीश कुमार पर है नहीं, बीजेपी के किसी नेता पर है नहीं, लूट खसोट का आरोप है भी तो आरजेडी पर है। ऐसे उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान कहना क्या चाह रहे हैं? चिराग पासवान ये तो कह रहे थे कि बिहार कहीं आगे बढ़ा नहीं, बिहार से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, बिहार पिछड़ते ही रहा, जितनी भी सरकारें आई और गई बिहार की दुर्गति होती रही। तो सरकारें तो ज्यादातर आई गई पर मुखिया तो नीतीश कुमार ही रहे, तो उनका एक तरह से अटैक जेडीयू पर था। अब सवाल उठता है कि जेडीयू पर अटैक क्यों था? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल सौरभ, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान धीरे धीरे दबाव बना करके, पहले उनकी मंशा क्या थी? 5 सीट पाना वो उस पे लगभग वो कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनकी मंशा है कि एलजेपी के इकलौते वारिस वही हो जो एनडीए उनको रिकॉग्नाइज करे। इस बात को समझिए, 5 सीटें देने के बाद भी अगर एनडीए पारस गुट को भी जगह देती है, जिस तरीके से भी देती है, ऐसे में चिराग पासवान का राजनीतिक हित पूरे तरीके से सधता हुआ दिख नहीं रहा। चिराग पासवान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली कि 5 सीट उनको मिल जाए, तो वो तो मिल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एक राज्यसभा सीट की भी उन्होंने मांग की है, तो कहा जा रहा है कि 2024 में वैकेंसी होगा तो एक राज्यसभा सीट भी दे दिया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा भी तो उनको चाहिए। वो क्या चाहिए? यह सवाल यह है, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? इससे ज्यादा दरअसल ये चाहिए कि इस चुनाव तक वो साबित कर देना चाहते हैं कि एनडीए में एलजेपी के वारिस सिर्फ और सिर्फ वही। क्या इसीलिए ये बात चल रही थी कि विलय करा दो चाचा का? एलजेपी पर पूरी पकड़ उन्हीं की है, वो ये साबित करना चाहते। देखिए, विलय का कोई स्कोप नहीं रह गया, चाचा भतीजे के भीतर कोई प्रेम बचा हुआ रह नहीं गया।
चाचा भी अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी विरासत अपने सुपुत्र या अपने परिवार को सौंपना चाहते हैं। और चिराग एलजेपी को पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। चिराग को यह लगता है कि अगर एनडीए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को एलजेपी की बारिश मानती है तो यह चिराग की बड़ी सफलता होगी और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस फिनिश्ड हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस को बैक कौन कर रहा है? तो पशुपतिनाथ पारस को बैक तो जेडीयू कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसलिए कल जिस तरीके से वो बिहार की सरकार पर आक्रामक थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि एनडीए का कोई एलआई इस तरह का भाषण दे रहा, वो भी तब जब चुनाव मुहाने पर खड़ा। यह समझना बहुत दिलचस्प है। इसलिए आपने देखा कि चिराग पासवान इस तरह की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक दाव खेला है, लेकिन सवाल उठता है कि कहीं यह दाव उल्टा ना पड़ जाए। याद करिए 2020 चिराग पासवान ने इसी तरह का दाव खेला था। उनको लग रहा था कि एनडीए उनको हाथों हाथ लेगी, उनको और नीतीश कुमार में चूज करना होगा तो एनडीए उनको ही चूज करेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया था। जेडीयू में कंफ्यूजन जरूर हो गया था कि एनडीए के कुछ नेताओं ने जेडीयू के विरोध में चिराग को उतार दिया है, और यह एक बड़ी वजह बनी थी कि 2022 में जेडीयू एनडीए से अलग हट करके महागठबंधन में शामिल हो गई थी और सरकार बनी थी। लेकिन चिराग को कुछ मिला तो नहीं था। जब तक नीतीश कुमार रहे थे चिराग मंत्री भी नहीं बन पाए थे, चिराग एनडीए में भी नहीं थे। नीतीश कुमार ने चिराग को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखवा दिया था। कहा यह भी जाता है कि जेडीयू में जो टूट हुई थी उसकी वजह भी माफ करिएगा एलजेपी में जो टूट हुई थी उसकी वजह भी जेडीयू ही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब चिराग को लग रहा है कि मेरी राजनीतिक हैसियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, और पहले से जब कहीं ज्यादा बढ़ गई है और दूसरी तरफ मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है, वहां कहा जा रहा है जितना सीट चाहो ले लो। लेकिन इसी सिचुएशन को चिराग भुनाने में लगे हुए हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि चिराग ये गलती नहीं करेंगे, पर गलती नहीं करेंगे पर रिस्क लेने के चक्कर में इतना रिस्क ना ले लें कि वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि चिराग का भी राजनीतिक हित अगर सधता है तो वो एनडीए में ही सधता है। अगर ये रिस्क कैलकुलेटेड हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ये रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं उन्हें लेनी का देनी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो वोटों का गणित है उसमें मेरी बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बात हुई। बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि 53% वोट हमें पिछली बार आया था, और अगर चिराग चले जाते हैं तो हमें 4% का नुकसान होता है। मैं मान लेता हूं 4 नहीं 7% का नुकसान होता है, तो 46% पे मामला आता है। और 36% वोट लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव और लेफ्ट को मिला लीजिए तो 40% वोट। अब चिराग पर पासवान वाकई 6% से ज्यादा वोट हासिल करते हैं तो वो 46% के आसपास पहुंचते हैं। और बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं, मुकेश साहनी रहते हैं, तो बीजेपी 46-47 से 49-50 फिर से पहुंच जाएगी। तो ये आंकड़ा बीजेपी के अंदर चल रहा है, लेकिन बीजेपी अभी वो हर कोशिश करेगी कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान बने रहे। और मुझे लगता है चिराग पासवान भी ऐसी चाहत नहीं रखेंगे कि उनको एनडीए छोड़ना पड़े। मुझे लग रहा है ये राजनीतिक दबाव का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस दबाव के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है पशुपतिनाथ पारस को पूरे तरीके से कॉर्नर करना और एलजेपी को पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में ले लेना। भले ही एलजेपी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक नेशनल लोक जनशक्ति पार्टी कहलाता है, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहलाता है, लेकिन चिराग चाहते हैं कि अब एक एलजेपी हो, वो एलजेपी रामविलास ही हो और उस पर पूरी पकड़ इन्हीं की हो। और एनडीए जिसका मुख्य दल घटक दल बीजेपी है वो चिराग पासवान को ही रिकॉग्नाइज करे। बिल्कुल, तो चिराग पासवान कह सकते हैं उन्होंने अपनी अंतिम और एकदम निर्णायक शर्त रख दी है कि उनको माना जाए असली एलजेपी, उनको माना जाए रामविलास पासवान का असली वारिस, और पूरी इंपॉर्टेंस उनको उसी आधार पर दी जाए। इसीलिए वो पारसनाथ जो उनके चाचा हैं
उनके लिए कोई सीट भी नहीं चाहते उनको मिले, और इसीलिए चर्चा भी बीच में उठी कि शायद उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो सकता है।